Hello students, in this video we will continue further with projectile motion. So in the previous video we had started off with projectile along the inclined surface, so either up the inclined or down the inclined. Okay, हम लोगों ने दो equations find out किए थे. So specially for the range, so for up the inclined मान लो कि आप projectile को ऐसे project कर रहे हो. Okay, ये ऐसे आके ऐसे गिरेगा. Let's say initial velocity is u, this angle is alpha, this is let's say beta. So in this case range was equal to 2 u square sine alpha into cos of alpha plus beta divided by g cos square beta, right? ये हमें एक्सप्रेशन मिला था जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिराइव किया था. ओके, अब ना इसको थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करते हैं. सी, I am going to use this sine a plus b plus sine a minus b is equal to 2 sine a cos b. तो यहाँ पे ऐसा ही है ना, 2 sin अल्फा cos बीटा, मतलब cos अल्फा प्लस बीटा. सो ये आपका अल्फा इज योर एंगल ए. आई कैन राइट रेंज एज u स्क्वायर upon g cos square beta into 2 sin alpha cos of alpha plus beta. So if you compare this, आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये a है, तो this is your a, and ये b है, so this entire thing is your b, correct? तो I can write this as 2 sin alpha cos alpha plus beta. I can write it as sin a plus b plus sin a minus b. So I can write the range as u square upon g cos square beta into sin a plus b. So sin alpha plus beta. So sin 2 alpha plus beta plus sin a minus b. अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपको आ जाएगा माइनस बीटा. अब ये माइनस हम लोग बाहर निकालेंगे क्योंकि साइन ऑफ माइनस बीटा इज सेम एज माइनस साइन बीटा. तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा. ओके, so this is the range of the projectile up the inclined surface. Okay, similarly range of the projectile down the inclined surface. down the inclined के लिए प्लस का ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा. so this is up the inclined surface. up the inclined surface. Okay, and similarly range of projectile down the inclined surface would become equal to u square upon g cos square beta. This becomes sine 2 alpha plus beta plus sine beta. See, down the inclined हमेशा आपका रेंज ज्यादा होगा. द रीजन इज बिकॉज कि उस केस में ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में ना, जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है. सो दैट इज व्हाई योर रेंज विल ऑलवेज बी मोर डाउन द इंक्लाइंड. दिस इज डाउन द inclined surface. Now let's say you want your range to be maximum. For range to be maximum, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? सी, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, एक मिनट, आप अगर जो ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ये आपका बीटा चेंज नहीं हो सकता ना. बीटा तो ये प्लेन का ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है, प्लेन तो फिक्स्ड है, तो बीटा कांस्टेंट है. आप यू चेंज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज एक लिमिट होती है ना कि आप मैक्सिमम कितना स्पीड से फेंक सकते हो. तो ओनली थिंग दैट वी कैन चेंज इज अल्फा, कि आप कौन से एंगल पे फेंकते हो. दैट इज इन आवर हैंड्स, करेक्ट. तो
द ओनली वेरिएबल यहां पे इन दोनों इक्वेशंस में द ओनली वेरिएबल इज दिस अल्फा, करेक्ट। बाकी कहीं पे भी अल्फा आ नहीं रहा है। सो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, ये जो आपका टर्म है, सी ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। सो रेंज, अगर जो आपको रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ये वाला टर्म मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो वेरिएबल टर्म है ना आपका। अल्फा चेंज होता जाएगा तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा विल कीप ऑन चेंजिंग। सो आई कैन नाउ से दिस, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम साइन 2 अल्फा प्लस बीटा शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि बाकी कोई भी टर्म चेंज नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट्स है, ओनली दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज। नाउ साइन 2 अल्फा प्लस बीटा शुड बी मैक्सिमम। ओके, साइन की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब 2 अल्फा प्लस बीटा ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो आई कैन राइट 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा बाय 2। Okay, I hope this is clear to you. Okay, so for this angle of projection your range will be maximum. इस केस में जो है आपकी रेंज जो होगी that is going to be maximum. ठीक है, okay. Now we will proceed ahead. Okay, अच्छा, अब अगर जो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो यहां पे ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट को आप यहां से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो विद वेलोसिटी u या एंगल अल्फा। ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, राइट। ये यहां पे आके हिट कर रहा है क्योंकि आपका इंक्लाइंड सरफेस ऐसा है। ओके, बट इसका जो पाथ है वो इस इंक्लाइंड सरफेस पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। इसका जो पाथ है वो तो आपका नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन, मान लो ये इंक्लाइंड सरफेस नहीं होता, ओके, एंड आप इसको मान लो इफ देयर वुडंट हैव बीन एनी इंक्लाइंड सरफेस और आप अभी भी इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करते, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वुड नाउ बी लेट्स से अल्फा प्लस बीटा। आप इस एंगल से इसको प्रोजेक्ट करते तो उसका पाथ अभी भी तो ऐसा ही होता ना, ये बस यहाँ पे रुकता नहीं, ये यहां से यहां पे आ जाता। सो आपको समझ में आ रहा है। तो इंक्लाइन के होने के वजह से या इंक्लाइन के ना होने के वजह से इसके पाथ में कोई फर्क नहीं आएगा। सो अभी भी इसका ये जो पाथ है, दिस पाथ इज स्टिल गोइंग टू बी अ पैराबोलिक पाथ, इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, now let's consider our original coordinate systems. So according to original coordinate system, let's say इस point का जो coordinate है x coordinate है, let's call it as x, इसका y coordinate is y, so this would be your y and this will be your x. तो बिकॉज ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो हम लोग जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, क्योंकि अब हम लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो रहा है अल्फा प्लस बीटा ना, क्योंकि अल्फा इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन, बट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा प्लस बीटा, तो ये tan अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगेन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा लेट्स से इफ यू फाइंड आउट रेंज आर, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूलेज यूज करते हैं। और ये यूज करके अगर जो आपको ये रेंज मिल जाती है तो आई नो दैट y कैन बी रिटन एज इट इज r इंटू साइन बीटा, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन बीटा इज y अपॉन r, सो y कैन बी रिटन एज r साइन बीटा एंड x कैन बी रिटन एज r cos बीटा। ठीक है, ओके। सो कभी कभार ऐसा होगा कि आपको शायद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको
कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्टली ये रेंज मिल जाएगी। ओके, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चेंज करो तो आपका कोई टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा, योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मेजर करता है, यहां से निकल के यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, आप अगर जो आपके नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होगे तो भी आपकी रेंज चेंज नहीं होगी, रेंज इज टिल दिस डिस्टेंस। आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू डू दैट। ओके, ठीक है। कई बार डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करना है या फिर आपके रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो यूज करना है। ओके, फाइन। Okay, now we will look at something called as relative projectile motion. Now relative projectile motion क्या होता है? Okay, let's say आपने एक ऑब्जेक्ट को पहले प्रोजेक्ट किया ऐसा, तो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट विल गो। आप अगर जो ग्राउंड से देखोगे तो आपको ये पाथ ऑब्जेक्ट का ऐसे ही दिखाई देगा। लेट्स से दिस एंगल इज θ1। अब मान लो कि यहां से आपने दूसरा ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्ट किया विथ एन एंगल θ2। ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट पे आपने एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। सो ग्राउंड से तो हमें पता है कि फर्स्ट पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, अब हमें वो देखना है। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट, find the trajectory of the first particle according to the observer who is in projectile motion. ठीक है। सो पहले तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग चीजें लिख देते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज u1 एंड दिस इज u2। सो फॉर ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos θ1 in I direction. Initial velocity in y direction is u sin θ1 in j direction. Okay, acceleration in x direction is equal to 0. Acceleration in y direction is equal to minus g. Correct? Now observer जो है उसकी खुद की velocities and accelerations क्या होंगी? Initial velocity for observer, it is equal to u cos θ2 in I direction. Initial velocity in y direction is equal to this is u1, this is u2 sin θ2 in j direction. Acceleration of observer in x direction is 0 and observer पे भी ग्रेविटी लग रही है ना y डायरेक्शन में, माइनस जी जे। ओके, अब रिलेटिव वैल्यूज निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। So v relative will be equal to velocity of object minus velocity of observer, right? And a relative means acceleration of object minus acceleration of observer. ठीक है ना, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है
हमें पता है इट इज u1 cos थीटा 1 इन I डायरेक्शन प्लस u1 sin थीटा 1 इन J डायरेक्शन। ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है is u2 cos theta 2 in I direction plus u2 sin theta 2 in J direction। So ये जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v रिलेटिव, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस वुड बी इक्वल टू u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 in I direction plus u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 in J direction. Okay. Similarly, let's look at the accelerations now. Accelerations क्या होंगे यहाँ पे? Acceleration of the object. इसका ax is 0, ay is minus gj. So 0I minus gj. And acceleration of observer is equal to, observer का भी ax is 0, ay is minus gj, 0I minus gj. So if you find out the relative acceleration, तो आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन वुड बी हाउ मच, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन सेम है ना, तो दिस इज 0I प्लस 0j। सो आई कैन से रिलेटिव एक्सेलरेशन इज बेसिकली 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो आई कैन से रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। velocity is constant. Okay, now if your relative velocity is constant, so which means what it would mean is for the observer जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना, एंड यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ओके, एक तो यूनिफॉर्म मोशन की और एक डेफिनेशन वो होती है कि मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो तो ठीक है। बट व्हेन आई से वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी जो भी है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। सो सिंस रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर द ऑब्जर्वर, I'll say object appears to be moving in the straight line. Okay, so ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ना। अगर जो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ऐसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट, ये रिलेटिव वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये डायरेक्शन में भी हो सकती है। अच्छा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कुड बी इन दिस डायरेक्शन और रिलेटिव वेलोसिटी कुड बी इन दिस डायरेक्शन। सो देयर आर ऑल 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? बट हाँ, according to the observer, he will think that object will appear to be moving in a straight line, क्योंकि आपका relative acceleration is 0, there is as such no acceleration. Okay, ठीक है। Okay, now we'll look at one last part and फिर ये projectile motion खत्म हो जाएगा, that is basically condition for collision. Now what do you mean by condition for collision? Okay, now let's say ये ग्राउंड है आपका। ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट ए को यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है विथ एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, विथ
विथ एन एंगल अल्फा एंड इनिशियल वेलोसिटी u1, एंड यहां से दूसरे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है विथ वेलोसिटी u2 एंड दिस एंगल इज बीटा। एंड आपको पूछा जाए कि विल दे कोलाइड इन मिड एयर, या व्हाट इज द कंडीशन फॉर देम टू कोलाइड इन मिड एयर। ओके, नाउ कहीं पे अगर जो ये कोलाइड करेंगे तो सी इसका अपना एक पाथ होगा, इसका अपना एक पाथ होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पे इनके जो दोनों इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरीज है दे शुड कोइंसाइड ना, एक ऐसा दे शुड इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि मान लो ये x, y जो है ये इस पाथ पे भी लाई कर रहा है और इस पाथ पे भी लाई कर रहा है, तो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरीज होंगे, एक इसके लिए होगा एक इसके लिए होगा, एंड आपको उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, बट आप खुद ही सोचो वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कितना बड़ा है। सी y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. Okay, now for this particle u की वैल्यू u1 पुट करोगे, थीटा की वैल्यू आप अल्फा पुट करोगे, एंड लेट्स से दिस इज x1, y1. सो x1, y1 ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली इसके लिए आप u की वैल्यू u2 पुट करोगे, थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे, ये एंगल कितना है, क्योंकि हम लोग हमेशा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकालता है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा। तो ये 180 माइनस बीटा यहां पे पुट करोगे तो आपको और एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी, उसमें आप वापस x1 y1 भी पुट करोगे। अब दो अननोन्स है ना x1 एंड y1, इस तरह से दो इक्वेशंस मिलेंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, बट वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। अनदर वे टू लुक एट दिस इज, लेट्स से आपने ऑब्जर्वर को इस पे बिठा दिया। ओके, नाउ ऑब्जर्वर को अगर जो आपने इस पे बिठा दिया तो आपको ये पता है कि इफ दिस इज वेयर द ऑब्जर्वर इज, दिस पार्टिकल नाउ इज नॉट गोइंग टू मूव इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये जो पार्टिकल इट इज गोइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, बी इसके साथ कोलाइड कब करेगा, बी इसके साथ कोलाइड तब करेगा only when the relative velocity of B is in this direction, no? V relative has to be in this direction, तब जाके वो A को हिट करेगा। बाकी किसी भी डायरेक्शन में रही तो वो ऐसे ही निकल जाएगा ना, वो A को हिट तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? So I can say that कि for the objects to collide in mid-air, for the objects to collide in mid-air, relative velocity should be along the line joining the two objects. So this is the line that is joining the two objects. So ये जो relative velocity है, relative velocity should be along this line itself. ठीक है, relative velocity अगर जो किसी और डायरेक्शन में होगी तो collision नहीं होगा। Okay, so then it means I can say relative velocity perpendicular to this line. अगर जो relative velocity आपकी ये डायरेक्शन में है तो relative velocity perpendicular to this line AB should be 0. इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। सो आई कैन से therefore relative velocity along the direction perpendicular to the line joining the two objects should be 0. एंड जब आप इसको 0 करोगे ना, यू वुड गेट दी आंसर। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वेलोसिटी ऑफ ए कैसे लिख सकते हो, दिस इज u1 cos अल्फा इन i डायरेक्शन प्लस u1 sin अल्फा इन j डायरेक्शन। आप वेलोसिटी ऑफ b कैसे लिख सकते हो, ये इसका एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा u2 cos बीटा
क्योंकि ये एंगल बीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी u2 sin बीटा, करेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ b वुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस आई डायरेक्शन है ना, तो दिस इज माइनस u2 cos बीटा इन आई डायरेक्शन प्लस u2 sin बीटा इन j डायरेक्शन। ओके, सो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, vb माइनस va और va माइनस vb, फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्वर यहां पे है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, आप ऑब्जर्वर को यहां पे बिठा सकते हो, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ये डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो v रिलेटिव मैं va माइनस vb कर रहा हूं। सो मैं a को ऑब्जेक्ट मान रहा हूं और b को मैं ऑब्जर्वर मान रहा हूं। सो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा इन आई डायरेक्शन प्लस u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा इन j डायरेक्शन। नाउ a एंड b, ये जो लाइन है दिस इज अलोंग x एक्सिस ना, ये जो लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग x एक्सिस। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होनी चाहिए दैट शुड बी अलोंग दिस लाइन, ए रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग दिस लाइन। तो आपका ये जो x कंपोनेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का, दिस शुड रिमेन एज इट इज, बट देन रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन शुड बी 0। सो आपकी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज योर y एक्सिस, सो ये जो आपका कंपोनेंट है vy दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो therefore condition for collision will be, I can say u1 sin alpha minus u2 sin beta should be equal to 0. So u1 sin alpha should be equal to u2 sin beta. ठीक है, ओके। अगर जब आपको पूछा जाए टाइम टेकन फॉर कोलिजन, टाइम टेकन फॉर कोलिजन क्या होगा, हमने मान लो इसको स्टेशनरी कर दिया तो b को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, एंड b की जो वेलोसिटी हम लोग देंगे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू a देख रहे हैं। सो b विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज l, सो b विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस l, ओके। So time taken for collision would be equal to distance divided by your speed along this direction. Speed along this direction is this Vx. So let me write this now. Okay. Therefore time taken for collision is equal to, time taken for collision is equal to L upon u1 cos alpha plus u2 cos beta. Cos beta. ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू ऑल्सो चेक फॉर वन मोर थिंग। सी कोलिजन तब होगा जब ऐसा कोई सिचुएशन होगा ना, ये इसकी रेंज ऐसी है एंड मान लो ये इसकी रेंज ऐसी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन समवेयर, करेक्ट, ओके। सो इसकी जो ये रेंज है R1 एंड इसकी जो ये रेंज है R2, सो आप R1 प्लस R2 करते हो तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन L, ग्रेटर देन और इक्वल टू L, तब जाके कोलिजन पॉसिबल है। इक्वल टू एल होगा तो शायद ग्राउंड पे ही कोलाइड करेंगे एंड ग्रेटर देन एल होगा तो हवा में ही कोलाइड करेंगे, ओके। बट मान लो कि अगर जो आपकी सिचुएशन ऐसी है, या आप यहां से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो जो यहां पे गिर रहा है एंड यहां से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो जो यहां पे गिर रहा है, तो उस केस में ये दोनों कोलाइड ही नहीं करेंगे ना, इवन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली जो कंडीशन है दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, बट दे विल स्टिल नॉट कोलाइड। सो इन दिस केस ये आपका रेंज 1 है, ये आपका रेंज 2 है, सो रेंज 1
प्लस रेंज 2 इज लेस देन L। तो अगर जो ये केस है तो नो कोलिजन टेक्स प्लेस, ओके, बट ये वाला केस है तो कोलिजन विल टेक प्लेस एंड टाइम टेकन फॉर कोलिजन वुड बी इक्वल टू दिस। सो नाउ आई कैन से कोलिजन्स के लिए दो कंडीशन होती है, रेंज 1 प्लस रेंज 2 हैज टू बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू, एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हाँ u1 sin अल्फा शुड बी इक्वल टू u2 sin बीटा, और ये वहां से आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो थियोरी है वो खत्म होती है। आई सेंड यू फ्यू सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्लीज गो थ्रू दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड फिर अब आप एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके, चलो देन बाय एवरीवन।